निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण प्रश्न पत्र की व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम महिला सशक्तिकरण प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई की संबंधित महिला नेतृत्वकर्ता महिलाओं के बारे में जो पढ़ते आ रहे हैं, इस श्रृंखला के आखिरी व्याख्यान में आज हम भारत की दो विशेष महिलाएं, एक बिजनेस के क्षेत्र में जिन्होंने प्रबंधकीय क्षमता की ऊंचाइयों पर अपना नाम स्थापित किया, इंदिरा नूई, और दूसरी महिला जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों के कारण पहचानी जाती हैं, गौरा देवी। इन दो महान महिला हस्तियों के बारे में आज के व्याख्यान में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि विदित है कि अभी तक हमने जिन महिलाओं को आगे रखकर अध्ययन की क्रम में जाना, उसमें हमने विविध क्षेत्रों को अभी तक समझने का प्रयास किया कि कैसे समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं आगे आईं और उन्होंने ऐसे मील के पत्थर के रूप में अपने व्यक्तित्व की जो ऊंचाइयों को छुआ, उनको हम अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से न केवल समझेंगे बल्कि उनकी उन विशेषताओं को अपने कार्य में अनुभव करके स्वयं अपने लक्ष्य का संधान करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमें यह जानना होता है कि किसी भी व्यक्ति के आगे बढ़ने के लिए जीवन में उनके जीवन का सफर क्या रहा, समाज ने उन्हें किस तरह से सम्मान प्रदान किया, किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उन परिस्थितियों में अपने कार्य को किस तरह से अंजाम दिया। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंधकीय क्षेत्र में अग्रणी नाम से वैश्विक स्तर पर पहचानी जा सकने वाली भारतीय मूल की महिला इंदिरा नूई, जिन्होंने अमेरिका में पेप्सिको कंपनी के सीईओ पद पर रहते हुए अपने कार्य के परिणाम को जिस तरह से समाज के सामने प्रस्तुत किया, वह बेमिसाल है। तो कैसे ये सफर आगे बढ़ा, इसके बारे में हम जानते हैं। विद्यार्थियों, इंदिरा नूई का एक स्टेटमेंट, एक वाक्य बहुत बेजोड़ है। दुनिया आज विचारों से भरी है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो कोई और करने जा रहा है। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि जिस तेजी से समाज आगे बढ़ रहा है, इसमें अनेक विचार सामने आते हैं, तो हमें उस विचार को यह नहीं डालना है कि हम बाद में करेंगे, तब तक तो कोई और कर लेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर की क्षमताओं को हम समय रहते अपने कार्य के रूप में परिणत करें। तो वैश्विक पहचान बनाने वाली इस महिला के बारे में, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि भारतीय मूल की, अमेरिका में पेप्सिको कंपनी की सीईओ के पद पर कार्य करके इन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो हम ये जानते हैं कि ये भारत में कहाँ जन्मी। भारत में, दक्षिण भारत में इंदिरा नूई 25 अक्टूबर 1955 को तमिलनाडु राज्य के मद्रास शहर में जन्मी। इनके पिता बैंक में कार्यरत थे, माँ घरेलू महिला थीं। घर में ही वे बच्चों की परवरिश और अपने परिवार की देखरेख का काम करती थीं। धार्मिक महिला थीं।
इनके दादाजी न्यायाधीश के पद पर थे। परिवार की इस पृष्ठभूमि में माँ बच्चों को बचपन से जो संस्कार देती रहीं, उनमें इंदिरा के सपने बीज के रूप में बड़े होते गए। माँ इनसे बच्चों से कहती थीं कि प्रार्थना करने के बाद अपनी कल्पना में आप ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना कीजिए कि हमें कुछ ज़्यादा करना है, कुछ बड़ा बनना है। और इन्होंने बचपन से ही वही कल्पना अपने मन में रखी और इसके आधार पर ये एक मेधावी छात्रा के रूप में स्कूल में जब अपनी प्रतिभा का परिचय देती थीं, तो उसी लगन के सहारे ये आगे बढ़ी और इन्होंने स्नातक जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ग्रुप समूह से यानी साइंस से अध्ययन किया। स्नातक के बाद ये कुछ समय के लिए जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में बॉम्बे में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में पदस्थ भी हुई। इसके बाद इन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए कलकत्ता से आईआईएम संस्थान से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की, लेकिन इनकी इच्छा थी कि हमें कुछ और भी करना है, तो कुछ समय के लिए इन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग में इंटर्नशिप भी की, पर अभी भी इनका मन पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ था। ये चाहती थी कि इन्हें उच्च अध्ययन के लिए विदेश में अध्ययन करने मिले, तो फिर इनकी इच्छा के बतौर इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली और इन्होंने पार्शियली स्कॉलरशिप के अलावा कुछ अपना काम करके और किसी तरह से इस इच्छा को भी पूरा किया। 1978 में येल यूनिवर्सिटी अमेरिका ने इन्हें अवसर दिया और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से इन्होंने पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। चूंकि इनका पूरा खर्च तो विश्वविद्यालय से नहीं उठाया जा रहा था, लेकिन इन्हें पार्शियली स्कॉलरशिप प्राप्त हो रही थी, तो बाकी के खर्चे के लिए इन्होंने रात्रिकालीन अपना रोजगार की तलाश की। तो दिन में पढ़ाई और रात में ये रिसेप्शनिस्ट के पद पे वहां काम करने लगी। 1980 में 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह एक व्यवसायी राजनुई के साथ हुआ। इसके बाद इनकी 2 पुत्रियां भी हुई। इन्होंने जो अपना पढ़ाई की, इसके बाद लगातार इनके रोजगार का सफर आगे बढ़ा। तो कुछ समय तक ये अलग-अलग कंपनियों में जैसे मोटोरोला में, एबीबी जैसी कंपनियों में एग्जीक्यूटिव के पद पर रहीं, लेकिन 1994 में तब तक ऐसा कोई और नाम प्रतिभाशाली नहीं समझ में आ रहा था, जब बड़ी कंपनियों में कोई महिला अपना एक विशेष परिचय दे। तो उस समय पेप्सिको दुनिया की जानी-मानी कंपनी थी, अमेरिका की बड़ी कंपनी थी। उसमें इन्हें बतौर कंसल्टेंट के रूप में पहले, फिर इसके बाद में इन्हें उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम मिला और फिर इसके बाद इनका आगे सफ़र बढ़ता गया। 2001 में इन्हें इस कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना दिया गया। 2006 में ये कंपनी की सीईओ बन गई। उस समय अमेरिका में और भी अलग-अलग कंपनियों में महिला प्रमुख हुआ करती थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेकिन इंदिरा नूई ने जो अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, उसमें क्या हुआ कि कंपनी का बिजनेस इतना ग्रोथ किया कि 2006 से 2017 तक उसके कारोबार में 80% वृद्धि हो गई। तो पेप्सिको में इतना लंबा सफर जब इनका हुआ, तो भारत सरकार ने भी इन्हें 2007 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ जो पत्रिकाएं थीं, जिन्होंने दुनिया में अच्छा काम करने वालों को आगे लाने का उल्लेख मिलता है उन पत्रिकाओं में, तो सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 2014 में इंदिरा नूई को फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 13वां स्थान मिला। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे और पत्रिकाएं थीं, जैसे फॉर्च्यून में 2015 में इन्हें दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला और फिर इसके बाद 2018 में इन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सीईओ के बतौर नामित किया गया। तो इंदिरा नूई दुनिया की जानी पहचानी जो हस्तियां थीं, उनमें शामिल हो गई
और इसके बाद 2018 में इन्होंने पेप्सिको के सीईओ पद से त्यागपत्र दिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड की पहली महिला स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। 2019 में अमेजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद को ज्वाइन किया। यह सारी बातें जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे कर रही हूँ, अपने कार्य में और परिवार में बैलेंस रखने की प्रेरणा इन्हें बचपन से अपनी माँ से मिली। इसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर इसमें किया, क्योंकि जब इन्हें पेप्सिको का लेटर मिला नियुक्ति का, तो माँ ने इनसे ये कहा था कि तुम्हें पहले अपने कार्यक्षेत्र को और परिवार को अलग रखना है। ऐसा नहीं कि तुम उसकी कल्पना परिवार में करने लगो। इसका तात्पर्य यह है कि बचपन से ही इन्हें परिवार के बीच बीच में कैसे जीवन जीना है और कार्य क्षेत्र में कैसे समन्वय स्थापित करना है, इसकी प्रेरणा माँ से मिली। तो संतुलन बिठाना इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य रखा। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी महिला को कितना वेतन प्राप्त हो सकता है? शायद इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद एक और छोटी सी घटना इनके बारे में अक्सर सुनने में मिलती है कि जब ये किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी, तो इन्होंने सेकंड हैंड कपड़े की दुकान से कपड़े खरीदे, लेकिन ये इतना अनकंफर्ट महसूस कर रही थी उसको पहन के कि ठीक से कपड़े की साइज और मेल नहीं करने के कारण ये इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाई। बाद में फिर इन्हें यह समझ में आया कि प्रतिभा हमारे उससे नहीं बल्कि हमारे आचरण से, हमारे विचारों से सामने आएगी। तो अगले इंटरव्यू में इन्होंने साड़ी पहनी जो इनका भारतीय परिधान था, और फिर इसके बाद ये अपने उसको दी और दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे अलग लगातार, माने इनको हर वर्ष 7 वर्ष तक लगातार इनको श्रेष्ठ महिला के रूप में पहचान मिली। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में यह विचार कर लेता है कि उसे कुछ हासिल करना है, तो अपने खुद के अंतर का संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति से वो अपने कर्तव्य को करते हुए समाज में अपनी छवि को बना सकता है। जैसा कि मैंने व्याख्यान के दौरान आपको बताया कि संक्षेप में यदि हम इनकी उपलब्धियों पर विचार करें तो 2007 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। 2008 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की फेलोशिप के लिए भी इन्हें चुना गया। 2008 में जनवरी में इन्हें अमेरिका इंडिया की बिजनेस काउंसिल का एक अध्यक्ष भी चुना गया। 2009 में लीडर्स ग्रुप ने इन्हें सीईओ ऑफ द ईयर चुना। 2009 में इन्हें टॉप सीईओ माना गया एक संस्था के द्वारा, बेंटन वुड इंटरनेशनल के द्वारा। फोर्ब्स पत्रिका ने 2008, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 में यानी 7 बार 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में इन्हें शामिल किया। तो इस तरह से हम इनके सफर को यह समझ सकते हैं कि कोई महिला एक छोटे से काम को, जो रिसेप्शनिस्ट के काम को कर भी सकती थी, लेकिन उसने कितनी सैलरी, आप जैसा कि मैंने कहा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, 5 करोड़ 73 लाख उस समय आकलन किया गया था इनके कार्यकाल में इन्हें बढ़ते हुए वेतन को प्राप्त करने का। तो इतना वेतन तक कोई सालाना प्राप्त कर सकता है क्या? यह कल्पना से हमें परे हो सकता है, लेकिन यह हकीकत है। तो विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने यह जाना कि पेप्सिको कंपनी की सीईओ के रूप में पहचान बनाने वाली भारतीय मूल की इंदिरा नूई ने कैसे अपने जीवन के सफर को आगे बढ़ाया। अब हम एक दूसरी महान हस्ती, भारत की महिला पर्यावरणविद, जिन्हें हम आंदोलनकर्ता के रूप में पहचानते हैं, और आप इस व्याख्यान के बाद समझ सकेंगे कि कैसे चिपको आंदोलन की बुनियाद रखने वाली गौरा देवी हमारे लिए आज भी आदर्श का केंद्र हैं। विद्यार्थियों, वर्तमान में जो उत्तराखंड है, पहले जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, वहां गौरा देवी का जन्म 26 मार्च 1925 को उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के
लाता गांव में श्री नारायण सिंह के घर में हुआ और ये सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी। उस समय लड़कियों का विवाह जल्दी हो जाता था, तो ये मात्र 11 वर्ष की थी तब इनका विवाह हो गया और फिर आगे 11 वर्ष तक इनका वैवाहिक जीवन चला। एक पुत्र को भी इन्होंने जन्म दिया, चंद्र सिंह नाम था उसका, और उसकी आयु जब 3 वर्ष भी पूरी नहीं हुई थी, तब इनके पति का निधन हो गया। तो गौरा देवी के जीवन में चुनौतियां आगे बहुत बड़ी थी, क्योंकि शिक्षा का स्तर कम, रोजगार का अभाव और परिवार में वृद्ध सास ससुर की सेवा, बच्चे की परवरिश। तो फिर उन्होंने जंगल को ही अपना मायका समझा और जंगली जीवन जीते हुए उसमें ही अपने रोजगार के अवसरों की तलाश की। वो खेती से जुड़े काम करती थीं, जंगल में जो और काम होता था उसको करती थीं और अपने बच्चे की परवरिश करती थी, लेकिन एक नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर बचपन से थी। तो उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा किया और एक मंगल दल बनाया, उसका वो नेतृत्व करने लगी। ये वो समय था जब 1962 में आपको पता है भारत चीन युद्ध हुआ था। तो उस समय बॉर्डर पर सड़कों का, यानी सैनिकों को और सामान को पहुंचाने के हिसाब से सड़कें भी बनाई जा रही थीं। तो बहुत सारा जंगलों का जो रास्ता है वो छिन्न भिन्न हुआ, जंगल से रास्ते निकाले गए। उस समय पूंजीपतियों का दखल भी जंगलों की ओर बहुत बढ़ गया था और एक ऐसा समय आया जब जंगलों की कटाई बढ़ती जा रही थी। उसका परिणाम आप जानते हैं कि वहां अलकनंदा नदी में 1970 में बहुत बाढ़ आ गई, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से ये परिणाम सामने आते ही हैं। गौरा देवी ने एक संकल्प लिया कि अपना जो महिला मंगल दल है, जिसकी वो अध्यक्ष 1972 में बनी, उसके सहारे लोगों को पर्यावरण की जागरूकता का संदेश पहुंचाएं। उस समय कुछ छात्र भी सामने आए, जैसे गोविंदी प्रसाद भट्ट, बासवानंद नौटियाल, हयात सिंह, कुछ छात्र थे। वो भी इनकी सभाओं में भाग लेने लगे और आगे चलकर आप जानते हैं चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हें भी चिपको आंदोलन को आगे विस्तार दिया। लेकिन इसकी बुनियाद कहाँ से हुई? इसकी बुनियाद हुई रेणी गांव से। रेणी गांव जो था, वहां पर 2459 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित कर दिया गया था। तो गौरा देवी ने एक रैली निकाली और लोगों को संदेश दिया कि हमें इनको रोकना है, हमें इन पेड़ों को नहीं कटने देना है। 26 मार्च 1974 की घटना है। उस दिन सुबह रैणी के सितेल जंगल की ओर कुछ अजनबियों को जाते देख एक बच्ची ने गौरा देवी को बता दिया कि जंगल काटने के लिए लोग आ रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा किया। 21 महिलाएं और कुछ बच्चों को लेकर वो सीधे जंगल में पहुंच गईं। उन्होंने फिर उन वृक्षों को अपने आलिंगन कर लिया वृक्षों का और घेर कर खड़ी हो गईं, किसी को नहीं काटने दिया। जो बंदूकधारी थे, सरकारी कर्मचारी, उन्होंने डराया, धमकाया, उनके ऊपर थूका भी कि इनसे हट जाओ, लेकिन उन्होंने अपने निश्चय को नहीं बदला। और फिर इसके बाद परिणाम यह हुआ कि वो जो वृक्ष इतने काटे जा रहे थे, उनको हार मानना पड़ी और वृक्ष कटने से रुक गए। उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों को यह बताया कि यह तो हमारा मायका है, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप हमारा जंगल हमसे नहीं छीन सकते। गौरा देवी भले ही कम पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने संगठन और पूरे लगन से जंगल को बचाने के लिए जो मुहिम चलाई वह बेमिसाल है। 4 जुलाई 1991 को उनका निधन हो गया, लेकिन वन की रक्षा के लिए वन पुत्री के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। विद्यार्थियों, आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि पहला वृक्ष मित्र पुरस्कार जो पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, वो गौरा देवी को 1986 में मिला। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि उन्होंने जिन पेड़ों को काटने के साथ में दूसरे और जो समस्याएं थी पर्यावरण की, विस्थापन की, तो लोगों को इकट्ठा किया और समझाया कि हमें
अपने आसपास की सुरक्षा के साथ कैसे अपने अस्तित्व को बचाना है। तो उनके इन प्रयासों को उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थीं, इंदिरा गांधी, उन्होंने 15 वर्ष तक उत्तराखंड में वृक्षों की कटाई को रोकने के आदेश भी जारी कर दिए थे। यह तो एक उनके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम था। इसके दूरगामी परिणाम भी सामने आए, जैसे 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण अधिनियम बनाया। इन घटनाओं के बाद यह बात एकदम जागृति में आ गई कि हमें जंगल, जमीन और जब हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। तो इस तरह हमने यह जाना कि गौरा देवी की निर्णायक भूमिका ने कितना एक दूरगामी परिणाम हमारे सामने रखा, और पेड़ों से चिपक कर प्रतिरोध करने के कारण उन्होंने जिस आंदोलन को जन्म दिया उसका नाम चिपको आंदोलन है। हालांकि उसमें कई और नाम बाद में जुड़े जिन्हें हम याद रखते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन एक महिला के नाते उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा करके कैसे जंगल की सुरक्षा की, यह आज भी हमारे लिए विचारणीय है। अहिंसक प्रतिरोध का बेमिसाल उदाहरण यह हमारे आंदोलनकर्ताओं के लिए भी है, क्योंकि वे डटी रहीं और अपने निर्णय को उन्होंने नहीं बदला, और हार मानकर फिर जंगल को नष्ट करने वाले लोग अपने हथियार, अपना कुल्हाड़ी और जो भी चीजें थीं वो वापस लेके चले गए। महिला सशक्तिकरण के बेमिसाल उदाहरण में आज हमने इन दोनों महिलाओं के जीवन से यह जाना कि दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और सोच से हम अपने न केवल जीवन को बल्कि अपने समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज की इस कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।